ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और एक भी खबर न छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर देश की नजर लगी हुई है। पहली खबर, देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब जून में फटा आसमान तो क्या जुलाई में सब कहेंगे त्राहिमाम। दूसरी खबर पाकिस्तान से है जो हर वक्त इस डर में जी रहा है कि अगर भारत पानी जो रोक रहा है उसे पूरी तरह खोल दे तो फिर पाकिस्तान में तो प्रलय आ जाएगी। दिन की तीसरी बड़ी खबर देश को चौंकाने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर जबरदस्ती आतंकवाद की आग में उसे जलाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। दिन की चौथी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके शुरू होने से पहले एक बार फिर नाम को लेकर संग्राम छिड़ा है। तो आइए विस्तार से इन खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम मौसम की मार की। कहीं रुक रुक कर तो कहीं झमाझम और कहीं तो मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान से बरसता पानी कहीं जीवन के लिए अमृत बना हुआ है और कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का तांडव जारी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों की नदियां उफान पर, नहर नाले हर तरफ पानी ही पानी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम रही है। हर वक्त दहशत के साए में जीने को लोग मजबूर हैं। चमोली में कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस नजर आए। आसमानी बारिश ने यहां ऐसा गदर मचाया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर जमीन पर आ गिरा, जिससे रास्ता बंद है। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। तो हर तरफ मौसम की मार की ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे। हिमाचल से लेकर मनाली तक मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरीके से शिमला की अगर बात की जाए और मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है। फ्लैश फ्लड्स को लेकर अलर्ट भी यहाँ इन इलाकों में जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में इस वक्त एक के बाद एक मुसीबत। मनाली मंडी 4 लेन की थलौट टनल के नजदीक लैंडस्लाइड हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। रास्ता खोलने के लिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। मंडी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की कि खराब मौसम में हाईवे पर सफर न करें। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। बादल फटने से कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। मंडी से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरसात हिमाचल प्रदेश में कहर बन रही है। अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और नदियां नाले उफान पर हैं। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और बारिश जो है रात भर से हो रही है। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी में ब्यास नदी का आपको विकराल रूप दिखाते हैं। ब्यास नदी किस कदर उफान पर है आप देख सकते हैं। ये ब्यास और सामने सुकेती खड्ड जो है यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर जो पंचवक्र मंदिर जो 2023 में जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसका एक सिंबल बना था, जब पानी जो है बिल्कुल इसके ऊपर चला गया था। तो अब ये पंचवक्र मंदिर जो है इसको चारों तरफ से जो है पानी है। सिर्फ एक एक्सेस जो है मंदिर की जो है वो जो वहाँ से है, जो असल में रास्ता है मंदिर को। बाकी तीनों तरफ से मंदिर को पानी ने घेर रखा है आप देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो दिन होते हैं, नॉर्मल दिनों में ब्यास नदी जो है मंदिर से काफ़ी नीचे बहती है और सुकेती खड्ड भी मंदिर से काफ़ी दूर रहती है। पर अब क्योंकि ब्यास नदी उफान पर है, बारिश हो रही है ज़बरदस्त जो है पहाड़ों पर, इसलिए ब्यास नदी उफान पर है और बिल्कुल मंदिर की जो बाउंड्री है उसको टच करती हुई निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं और अलर्टनेस बरतने की जो है बरतने के लिए उनको कहा जा रहा है। आज मंडी में स्कूल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कांगड़ा में भी तमाम शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो आज बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश को देखते हुए। फिलहाल बरसात की शुरुआत हुई है और बरसात की शुरुआत में ही हिमाचल में भारी नुकसान जो है हुआ है। तो आने वाले दिनों में मंजर कैसा होगा उसका अंदाज़ा हम
लगा सकते हैं। पर फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। नदियां नाले उफान पर है, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो नदियों नालों के करीब ना जाएं। लैंडस्लाइड जो हैं वो जगह जगह हो रहे हैं, पर गनीमत ये है कि रात से जो बारिश और लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनमें अभी तक कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत ढह गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं परेशान करने वाली हैं। इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। दरअसल इमारत की निचली मंजिलों में दरारें नजर आ रही थी और इसी के चलते इमारत पहले ही खाली करवा ली गई थी। आज सुबह ये इमारत धराशायी हो गई। इसके बाद अब इसके साथ लगते दूसरी इमारतों के लिए भी खतरा है। ऐसे में लोग यहां दहशत के साए में जीने को मजबूर। देश भर में मॉनसून आ गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो अपने साथ बारिश यहां आफत भी लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जीना लोगों का मुहाल है। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। पहाड़ों पर शिमला सबसे मशहूर है। देश भर से लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहां आते हैं। इसी शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा दिया गया था। इमारत के नीचे दरारें आ गई थी और आज सुबह 8 बजे इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद अब इसके साथ लगती दूसरी इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये जगह शिमला के मॉल रोड से करीब 8 किलोमीटर दूर है। शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर सोलन की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अर्की शालाघाट सड़क मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बच गई। चट्टान खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए। इनमें चंडी से पट्टा मुख्य सड़क, बनलगी से पट्टा महलोक शामिल है। गांव को जोड़ने वाले भी कई रास्ते बंद हैं। कालका शिमला रेल मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने, पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी से हल्की बारिश जारी है। अभी तक सूखे चल रहे नदी नालों में भी बारिश से जल स्तर बढ़ गया है। शिमला के ही रामपुर में बादल फटने से सैलाब घरों में घुस गया। तड़के 3 बजे लोग नींद की आगोश में थे। तभी सरपारा ग्राम पंचायत के सिकासुरी नाला में बादल फटा, जिससे एक गौशाला भी पानी में बह गई। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिले के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए। बारिश में दरकते पहाड़ों ने टूरिस्ट से लेकर स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इधर ब्यास नदी का जलस्तर बारिश की वजह से तो बढ़ा है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। बरसात हिमाचल प्रदेश में कहर बन रही है। अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और नदियां नाले उफान पर हैं। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और बारिश जो है रात भर से हो रही है। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी में ब्यास नदी का आपको विकराल रूप दिखाते हैं। ब्यास नदी किस कदर उफान पर है आप देख सकते हैं। ये ब्यास और सामने सुकेती खड्ड जो है यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर, जो पंचवक्र मंदिर, जो 2023 में जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसका एक सिंबल बना था, जब पानी जो है बिल्कुल इसके ऊपर चला गया था। तो अब ये पंचवक्र मंदिर जो है इसको चारों तरफ से जो है पानी है। सिर्फ एक एक्सेस जो है मंदिर की जो है वो जो वहाँ से है, जो असल में रास्ता है मंदिर को, बाकी तीनों तरफ से मंदिर को पानी ने घेर रखा है। उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा। एक बड़ी सी चट्टान भी इस मलबे के साथ नीचे आ गिरी, जिससे चटवा पीपल बंदरखंड के बीच जो रास्ता है वो बंद हो गया। अच्छा, गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है और इसी वजह से जो आवाजाही है वो प्रभावित भी हुई है। और ये लैंडस्लाइड वाली जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरावनी हैं। देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से जुड़कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इस बीच जगह जगह से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पहाड़ जब टूटते हैं तो सड़कों से रास्ता नहीं मांगते, रास्ता ही रोक देते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद बड़ा पत्थर सड़क के बीच में आ गिरा। सड़क के दूसरी तरफ ढाबे में किसी ने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड किया। दहशत साफ दिख रही। जब आप किसी आशियाने में हो और सामने से पहाड़ का टुकड़ा टूटते हुए सामने आ जाए, अगर ये पत्थर थोड़ा और आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता। पत्थर के टुकड़ों से होटल के शीशे टूट गए। संवाददाता दीपक रावत मौके पर पहुंचे और दहशत को महसूस किया। कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इस जगह पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक ढाबा है और ढाबे के ठीक सामने आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एक पहाड़ी का हिस्सा है वो टूटकर नीचे गिराया है और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बीच सड़क पर गिराया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गौचर इलाके के बंदरखंड में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। जेसीबी से मलबा पत्थर हटाने की कवायद चल रही है। नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम गौचर चमोली में हैं और ये जो इलाका ये बंदरखंड है, राष्ट्रीय राजमार्ग है बद्रीनाथ को जोड़ने वाला। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बीच सड़क पर आ गिरे हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीन की मदद से तमाम मलबे को हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिराए हैं, पहले उनको जेसीबी हटा रही है और उसके बाद ये तमाम जो पत्थर हैं इनको हटाकर जो रास्ता है वो साफ़ किया जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यात्री हैं वो लगातार चलते हैं और ऐसे में ये रास्ता बंद हो जाने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी दोनों तरफ नज़र आ रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और वॉलंटियर समेत कई लोगों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। कुछ लोगों को नदी में बहते हुए रेस्क्यू किया गया है। मॉक ड्रिल का मकसद आपात हालात में निपटने की तैयारियों का जायजा लेना। और बिहार के गया में बड़ा हादसा टल गया। रविवार को इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी जलप्रपात में सैलानी छुट्टी मनाने गए हुए थे और इस दौरान अचानक पानी की तेज धार आ गई। कई सैलानी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए तो कई फंस गए। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ कई लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी। सैलानी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचाया। एक लड़की किसी तरीके से पत्थर के सहारे खुद को बचाते हुए नजर आई, जबकि एक दूसरी लड़की काफी देर तक पानी की तेज धार में फंसी रही। बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया। और हापुड़ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की करेंगे हम। बारिश ने यहां कहर बरपा रखा है। हरियाणा के यमुनानगर में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बताया जा रहा है कि यहां सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों में भी पानी ने डेरा जमा लिया है। घरों में रखा सामान पानी में तैरता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये मानसून में हो रही बारिश की मार, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जो कोहराम मचा रखा है, उसी को लेकर ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं आपको। यहां भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियों में उफान है। ये सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसी के चलते यहां इस डैम के कई गेट खोलने पड़े और डैम से निकले पानी के चलते जो चिनाब नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ गया है।
पाकिस्तान में भी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। कुछ ही दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के स्वात नदी में आई अचानक की बाढ़ की वजह से 19 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। एक तरफ तो देखिए भारत में एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ जैसी टीम्स हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वहां रेस्क्यू टीम को पहुंचने में ही 5 घंटे लग रहे हैं, और वो भी तब जब हादसे वाली जगह के बिल्कुल नजदीक वहां पाकिस्तान की आर्मी के कैंप है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाएंगे वो? पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है। 65 इयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये जी फ्लड आ गया क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिया तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाएं तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सकें। भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना। 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर थे? 5 घंटे 1-2 घंटे हालत पर 5 घंटे से उधर लोग खड़े अपने मौत के इंतजार में, हेल्प के लिए नहीं, अपने मौत 5 घंटे पहले रिस्को को उधर खबर दी थी कि भाई आ जाओ, इधर लोग फंसे। जो एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता था बैठ के इन लोगों को सवाए बैठ के हसरत भरी निगाहों से देखते हुए, अपनी आंखों के सामने ये जाने जा रही हैं, 14-15 जाने, आपकी वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का, मुझे अफसोस इस बात का कि भाई 2013 से लेके आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। रेस्क्यू वाली सिर्फ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन करते हैं और जाते हैं। स्वात के अंदर फौज के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग, हेलीकॉप्टर नहीं था कि वो इन बेचारों को रेस्क्यू कर ले। अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी में हैं और आप रेस्क्यू को फ़ोन करते हैं तो रेस्क्यू की जिम्मेदारी है कि वो 7 मिनट में उस मौके पर पहुंचेगी। 2 घंटे लगाए हैं जनाब। कॉमन सेंस की बात है, खुदा के लिए जाग जाइए। मैं बार मैं ये फुटेजेस देख रहा था कि दिन भर जो है वो चैनल्स के ऊपर चलती रही और दिल मेरा चीख रहा था। उधर तेलंगाना के संगारेड्डी में मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। केमिकल फैक्ट्री में आप जानते हैं आज धमाका हुआ था जिसके बाद आग लग गई थी और अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 पर पहुंच गई है। यहां सिगाची केमिकल इंडस्ट्री, इसी में धमाका, इसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मौत और साथ ही 20 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहत कोष से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद ये जो मुआवजा राशि है उसका ऐलान प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से किया गया है, जिससे इन पीड़ितों को मदद दी जाएगी। यहां सिगाची केमिकल इंडस्ट्री बताई जा रही है जिसमें आज सुबह जोरदार धमाका हुआ। केमिकल फैक्ट्री है ये और इसी में एक हिस्से में धमाका होता है जिसके बाद आग लग जाती है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाती हैं, लेकिन क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केमिकल था और ऐसे में केमिकल ज्वलनशील होता है और उससे जल्दी से आग पकड़ ली, इसी के चलते बताया जा रहा है कि हादसा इतना बड़ा हो गया। मातृभूमि में अब उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां प्रयागराज में एक बड़ा मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसे आतंकी बनाने की साजिश की गई थी, इसी का खुलासा हुआ है। प्रयागराज से नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसे
आतंकी के रूप में तैयार करने की साजिश की जा रही थी। पीड़ित लड़की को किसी तरीके से यह पूरा षड्यंत्र समझ आया। आरोपियों की चंगुल से निकलकर वो रेलवे स्टेशन पहुंची केरल में, और वहीं केरल के ही एक रेलवे स्टेशन से उसने अपनी मां से फोन पर बात की, जिसके बाद यूपी पुलिस को इस बारे में सूचना लड़की के परिवार की तरफ से दी गई। यूपी पुलिस हरकत में आई, पीड़िता को केरल से यूपी लाया गया और इस मामले में 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला एक ऐसे गिरोह से जुड़ी है जो गरीब और दलित लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराता है और उन्हें फिर आतंकी नेटवर्क में धकेलने की साजिश करता है। अब पुलिस जो है वो इस नेटवर्क की जांच में जुटी है। सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। और अब ये भी जान लीजिए कि इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ है। दरअसल प्रयागराज में एक दलित नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश कर केरल ले जाया गया। लड़की को पहले प्रयागराज से दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली के रास्ते केरल लेकर जाया गया। केरल में जो पीड़ित लड़की है उसकी मुलाकात वहां पर संदिग्ध लोगों से कराई गई। पैसों के लालच में लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की योजना थी, जिसके बाद लड़की किसी तरीके से इन संदिग्ध लोगों के चंगुल से निकली, केरल के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां से अपने घर वालों से उसने संपर्क किया। प्रयागराज में लड़की की मां ने फिर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पीड़ित लड़की को प्रयागराज लेकर आई केरल से। फिर लड़की की मां को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी साजिश के खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी ने तो यूपी पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। अगर 50 दिन कोई उत्तर प्रदेश की बेटी अगर गायब होती है तो क्या पुलिस उसमें एफआईआर करने में 50 दिन लगाएगी? तो पहला तो यही ये शिथिलता है कि इलाहाबाद के बेटी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ उसमें पुलिस ने बहुत देरी करी। जो पुलिस का जो दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध में पुलिस यथाशीघ्र एफआईआर लाज करे। दूसरा जो सवाल है धर्मांतरण का, तो सरकार का काम है देखे कि अगर कहीं देश में इस तरह के रैकेट चल रहे हैं जो एक दूसरे को जबरदस्ती अगर किसी धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो गृह मंत्रालय की असफलता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी खबर, घटनास्थल पर बीजेपी की जांच समिति पहुंची है। आज ही बीजेपी की टीम दिल्ली से रवाना हुई थी कोलकाता के लिए और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। कोलकाता गैंगरेप केस में घटनास्थल पर बीजेपी की जांच समिति के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें सतपाल सिंह से लेकर मीनाक्षी लेखी तक शामिल हैं। मौके पर पहुंचे हैं ये लोग। तो कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला लगातार सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। टीएमसी अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर है।
कोलकाता ही वो शहर था जहां के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल एक मेडिकल छात्रा जो पीजी कर रही थी, उनके साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब उस वारदात के 1 साल के भीतर भीतर एक और ऐसा मामला जिसने देश को शर्मसार किया है, जो कोलकाता की लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई वारदात है। इस मामले में कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच भी की गई है। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस मामले में लगातार सियासत जारी है। ममता सरकार की घेराबंदी जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, और इसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं है बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां भी ममता सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी की तरफ से खुलकर कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं, टीएमसी के गुंडे, ये बीजेपी इन आरोपियों को बता रही है। और ऐसे में बीजेपी समेत जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि टीएमसी राज में इन आरोपियों को बचाने की जुगत की जाएगी, और इसी को लेकर सड़क पर उतरकर ये संघर्ष जो राजनीतिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। और खुद बीजेपी की तरफ से 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन जो बंगाल पुलिस है वो जांच कमेटी के सदस्यों को भीतर नहीं जाने दे रही। और इन जांच कमेटी के सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं आप देख रहे हैं। इसमें पूर्व मंत्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नजर आ रही हैं। इसके अलावा जांच समिति में 2 और सांसद जिन्हें जगह दी गई है। विप्लव देव को इसमें जगह दी गई है, और राज्यसभा के सांसद जो मनन है बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बीजेपी के ये सांसद जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, घटनास्थल के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी की ये जांच समिति, पार्टी की तरफ से जांच समिति बनाई गई है, और जांच समिति को घटनास्थल पर जाना है, लेकिन पुलिस उन्हें भीतर जाने की इजाजत नहीं दे रही। मतलब एक बार फिर ये सियासी आर पार की स्थिति जो बीजेपी और टीएमसी में अब यहां से बनती हुई नजर आ रही है। कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। घटनास्थल पर बीजेपी की जांच समिति के सदस्य तो पहुंच गए, लेकिन पुलिस बीजेपी नेताओं को रोक रही है, और बीजेपी नेताओं को घटनास्थल पर पुलिस की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा। बीजेपी जांच समिति के जो सदस्य हैं वो घटनास्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अपने तर्क हैं और बीजेपी जांच समिति की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे एक पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, जो बीजेपी की जांच समिति के सदस्य हैं, उन्हीं से बातचीत करते हुए, उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, और दोनों ही तरफ के लोग जो हैं वो फोन पर फिलहाल बात करते हुए व्यस्त नजर आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस बार की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सरहद से शहर तक सुरक्षा अभूतपूर्व की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चप्पे चप्पे पर अपना गश्त बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को आतंकी हमले के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया है, और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए जम्मू तैयार है, और मैं इस समय जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास, जो कि अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप है, उसके बाहर खड़ा हूं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है आप देख सकते हैं। पूरे अमरनाथ बेस कैंप को सुरक्षा बलों ने सील कर लिया है, और यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सुरक्षा विंग है, सिक्योरिटी का दस्ता है, पूरा जो अमरनाथ यात्री निवास है उसको घेरे में ले लिया गया है। और अगर सुरक्षा के इंतजाम में दिखाऊं तो ऊपर आप देखिए किस तरह यहाँ पे वॉच टावर्स इस बार इस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। उसके साथ ही आप देखिए कितने सारे वॉच टावर्स यहाँ, एक लाल रंग की छत, टीन की छत आपको दिख रही होगी, इसके साथ हरे रंग की छत जो है, ये दोनों वॉच टावर्स हैं, और ऐसे दर्जनों वॉच टावर्स यहाँ इस बेस कैंप के आसपास
लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने भी इस यात्रा कैंप की सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है और यहाँ पर न केवल ड्रोन बल्कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और करीब सैकड़ों ऐसे सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगाए गए हैं ताकि इस अमरनाथ यात्रा निवास और इसके आसपास के इलाके पर जो है 24 घंटे नज़र रखी जा सके। और अगर सुरक्षा की बात करूं तो ये सुरक्षा के इंतज़ाम जम्मू में ही नहीं बल्कि जैसे ही यात्री जम्मू के एंट्री पॉइंट कठुआ के लखनपुर से एंटर होंगे वहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर आप देखिए, ये जो पीछे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये दरअसल यहां से यात्री आएंगे, उनकी फ्रिस्किंग के बाद इन यात्रियों को यहां से बेस कैंप जाने दिया जाएगा। आज से ही, सोमवार से ही इस यात्रा की करंट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है और इस रजिस्ट्रेशन को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है और सुरक्षा के बंदोबस्त चरम पर हैं और सुरक्षा इस बार बहुत ज्यादा की गई है इस यात्रा को लेकर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक और आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी बहस हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये झड़प सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई। दरअसल कानपुर की अपर पुलिस उपायुक्त अंजलि विश्वकर्मा हैं अपने सहकर्मियों के साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम में थी और इस दौरान बीजेपी नेता अरुण पाठक अपने समर्थकों के साथ अंदर जाने लगे। वहां तैनात एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा और एक दूसरी महिला पुलिस अधिकारी ने उनके गनर को अंदर जाने से मना किया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। सुना देते हैं आपको। डील क्या किया है? डील क्या किया है? डील क्या किया है? मैडम क्यों डील किया मुझसे? क्या डील किया? क्या डील किया? क्या डील खत्म करके चले आए फिर आप नीचे उतर के आ गए यहाँ बीच में लगा। डील क्या किया? आपने कहा डील शब्द बोला। डील बोलिए। डील क्या किया? अरे डील क्या किया है? ये मैं डील पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि आपने डील बताइए ना मैम। अरे क्या डील? तो वहाँ उतर के चले आप फिर जानो तो मैं क्या डील किया? जा रहे क्यों जाऊँ भाई? आप कह रहे तो नहीं ना। कौन है आप? डील क्या किया बताओगे आपने? आप मानिए, मैं पूछ सकता हूँ क्या डील किया? मैं पूछ सकता हूँ क्या डील किया? क्यों निकल गया भाई? क्यों निकल गया? चले भी आए। आप मानिए क्यों निकल गया? अरे डील और बाजी में अंतर होता है। डील माने क्या होता है? डील माने क्या होता है? एक मिनट मैं बात होंगी उत्तराखंड से। होंगी उत्तराखंड में क्या करूँ भाई? अरे मैं खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां बदमाश कितने बेखौफ हैं इसकी वानगी देखने को मिली। दिन दहाड़े एक कार सवार युवक ने हरियाणा रोडवेज की बस के सामने कार से हथियार लहरा दिए। हरियाणा रोडवेज की बस जींद से दिल्ली जा रही थी। इसी बीच बस के आगे आकर कार चला रहे शख्स ने हथियार निकाला और लहराने लगा। इस बीच रोडवेज बस के ड्राइवर ने बस को साइड लगाकर यात्रियों की मदद से गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान फरार होने की कोशिश में कार हादसे का शिकार हो गई। कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रोडवेज के ड्राइवर ने सोनीपत सदर थाने में कार सवार युवक की शिकायत कर दी है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी कार सवार युवक की तलाश की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मदिन पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वायरल इसलिए क्योंकि एक शख्स ने अपने जन्मदिन का केक तलवार से काटा। वीडियो देखकर पुलिस हरकत में आई है। तलवार से केक काटने के आरोप में तनिष्क बमनानी और वंश रिजवानी नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी अपने घर में 6 इंच से ज्यादा बड़ा चाकू नहीं रख सकता। अगर घर में 6 इंच से बड़ा चाकू पाया जाता है और आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है तो ये कानूनन अपराध है। इसीलिए इंदौर के इस मामले में आर्म्स एक्ट की प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपनी गलती स्वीकार की, भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही। तो ये एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल ने उसकी आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें एक
जो सब्जेक्ट था उसमें एक जो केक था, केक को तलवार से काटा जा रहा था। तो इसमें आइडेंटिफाइड हुआ जूही इंदौर थाना क्षेत्र का ये वीडियो आइडेंटिफाइड हुआ, जिसमें थाना प्रभारी जूही इंदौर ने कार्रवाई की जाकर उसमें 2 आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की है एवं तलवार जब्त कर ली गई है। और इसमें लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से लगातार इस तरह के लोगों पर नजर रखी जाएगी और उनके खिलाफ बड़ी तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कौन है आरोपी, क्या पहले भी नहीं, पहले इस तरह से अभी कोई अपराध उनके देखे जा रहे हैं। फिलहाल 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।